हेलो विद्यार्थियों, मैं दयावती प्राध्यापिका अर्थशास्त्र एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी एजुसेट ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग। विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में सरकारी बजट के बारे में पढ़ा। सरकारी बजट क्या होता है, बजट के क्या उद्देश्य होते हैं और बजट एक अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है। अपनी आज की इस कक्षा में हम उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए बजट की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। बजट की संरचना को पढ़ने के उपरांत आप सभी जान पाएंगे कि बजट के क्या क्या घटक होते हैं, कौन कौन से घटक होते हैं और बजट की प्राप्तियों के अंतर्गत हम किसे लेते हैं और बजट व्यय के अंतर्गत हम किन किन घटकों को लेते हैं। तो चलिए अपनी आज की कक्षा हम शुरू करते हैं। बजट जो कि अनुमानित होता है, जिसके अंदर जो बीता हुआ वर्ष है वो जो वर्ष हमारा चल रहा है उस विषय के बारे में जो आय और खर्च होता है उसका ब्यौरा होता है, लेखा जोखा होता है। तो बजट को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक बजट प्राप्तियां और दूसरा बजट व्यय। बजट को हमने दो भागों में बांट दिया, बजट प्राप्ति और बजट व्यय। बजट प्राप्ति के अंतर्गत हम उन सभी प्राप्तियों को लेंगे, क्योंकि ये प्राप्ति है तो इसके अंतर्गत हमारी सभी प्रकार की आय शामिल है जो सरकार को विभिन्न स्रोतों से एक वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त होती है। और बजट व्यय के अंतर्गत हम अपने उन सभी खर्चों को लिखेंगे जो एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो बजट हमारा दो प्रकार का, बजट प्राप्तियां और बजट व्यय। आगे जो बजट प्राप्ति है जिसके अंतर्गत सरकार की आय शामिल होती है एक वित्त वर्ष के दौरान, उसे हम आगे और दो भागों में बांट सकते हैं। वो भाग कौन से हैं? राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। प्राप्तियों को हमने दो भागों में, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति के बारे में हमने पढ़ लिया था। वो प्राप्तियां जिनकी दो विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता कि इसके प्रति सरकार की कोई देयता नहीं बनती, यानी कि सरकार की कोई देनदारी नहीं बनती। दूसरा, जब सरकार को ये राजस्व प्राप्तियां होती हैं तो इससे उसकी परिसंपत्ति के अंदर कोई कमी नहीं आती। तो इसका हमने उदाहरण पढ़ा था। इसके अंतर्गत हमारी दो चीजें आई थी राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत, पहली कर और दूसरी होती है हमारी करेतर, यानी कि करों के अलावा करेतर प्राप्ति। तो जो कर होता है उसके विषय में हम पढ़ चुके हैं। सरकार कर लेती है लोगों से, कर एक अनिवार्य भुगतान होता है और इसके प्रति सरकार की कोई देयता नहीं बनती कि कर सरकार ने लोगों से टैक्स लिया है तो बदले में सरकार लोगों को कुछ देगी। तो इसके प्रति ना तो सरकार की कोई देयता बनती और ना ही कर लगाने से सरकार की किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति में कोई कमी आती है। तो कर क्या हुआ? कर एक राजस्व प्राप्ति है। तो हमने करों की टाइप्स के बारे में और कर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसके बारे में हमने अपनी पिछली कक्षा के अंदर विस्तार से पढ़ा था। आज की कक्षा में हम करेतर प्राप्तियों को पढ़ेंगे। तो करेतर प्राप्तियां किसके अंतर्गत आई? राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत, जिसके प्रति सरकार की कोई देयता नहीं बनती और ना ही उसकी परिसंपत्ति में किसी प्रकार की कोई कमी आती है। तो करेतर प्राप्तियों के अंतर्गत 6 चीजें आती हैं। वो चीजें कौन कौन सी हैं उन्हें हम एक एक करके पढ़ते हैं। करेतर प्राप्तियों सबसे पहले आएगी फीस, लाइसेंस और परमिट। फीस, लाइसेंस, परमिट और क्या क्या आती है इसके अंतर्गत? फीस, लाइसेंस, परमिट। इसके अलावा एक होती है एस चीट। तीसरी चीज आएगी इसके अंतर्गत विशेष आंकन। हम इनको बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। विशेष आंकन। इसके अलावा जुर्माना, जब्ती वगैरह ये भी सरकार की क्या है? करेतर आय, जुर्माना और जब्ती। और एक और चीज है इसके अलावा, वो है उपहार या अनुदान, या हम दान भी लिख सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये हमारी करेतर प्राप्तियों के अंतर्गत आई। करेतर यानी कि करों के अलावा, एक तो कर हो गए हमारे,
करों के अलावा सरकार को राजस्व प्राप्ति के रूप में जहाँ जहाँ से आय प्राप्त होती है उन्हें हम करेतर प्राप्तियों के अंतर्गत गिने। तो सबसे पहली करेतर चीज क्या है हमारी? फीस, लाइसेंस और परमिट। फीस क्या होती है? फीस एक अनिवार्य भुगतान है। अगर हमें सरकार की कोई विशेष सुविधा लेनी है, कोई विशेष सेवा लेनी है, तो उसके बदले में हमें फीस देनी होती है। जैसे हम जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते हैं, तो उसके बदले जो उसकी कुछ भी फीस होती है, जैसे हम कोई रजिस्ट्री करवाते हैं मकान की, प्लॉट की, तो उसके बदले में कोई रजिस्ट्रेशन फीस होती है, वो फीस हम भरते हैं। तो फीस क्या हुई? कोई विशेष सुविधा अगर हमें सरकार से लेनी है तो उसके बदले में जो हमने पेमेंट की, जो भुगतान किया, वो क्या है? फीस है। तो फीस किसी विशेष सेवा को लेने के लिए किया गया भुगतान होता है। इसके अलावा लाइसेंस और परमिट। लाइसेंस और परमिट से भी सरकार को आय प्राप्त होती है। लाइसेंस और परमिट क्या होते हैं? ये एक प्रकार की अनुमति होती है। हम सरकार से कोई काम करने की आज्ञा ले रहे हैं, अनुमति ले रहे हैं, तो उसके लिए हमें लाइसेंस फीस या परमिट फीस भरनी पड़ती है, तब हमें लाइसेंस मिलता है, परमिट मिलता है। यानी कि एक प्रकार से सरकार के द्वारा हमें वो काम करने की अनुमति मिल गई। तो जब हम लाइसेंस बनवाते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं या कोई परमिट हम लेते हैं, तो उसके लिए हमें जो जमा करवाना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है, वो लाइसेंस और परमिट की फीस होगी। तो ये भी क्या है? करेतर प्राप्ति है, सरकार की आय का एक स्रोत है करों के अलावा। अगला स्रोत है एस-चीट। एस-चीट, इससे भी सरकार को करेतर आय प्राप्त होती है। एस-चीट क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति जिसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होता और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होता, उसके पीछे उसकी संपत्ति को बरतने वाला कोई नहीं होता, तो उसकी जितनी भी संपत्ति होती है वो सरकार के खाते में चली जाती है। तो इस प्रकार से सरकार को जो आय प्राप्त होगी उसे कहेंगे हम एस-चीट। तो एस-चीट क्या हुई कि जो व्यक्ति बिना उत्तराधिकारी के जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी संपत्ति जब सरकार के खाते में चली जाती है, तो उससे जो आय प्राप्त हुई उसे हम एस-चीट कहेंगे। इसके अलावा करेतर प्राप्तियों का एक और स्रोत है विशेष अंकन। विशेष अंकन क्या होता है? विशेष यानी कि स्पेशल। ये स्पेशल असेसमेंट हम इसको बोलते हैं कि सरकार ने जब कोई विशेष सुविधा देती है तो उसके बदले वो लोगों से विशेष कुछ वसूल भी करती है। जैसे हम इसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे हम किसी अपने लोकल कॉलोनी के अंदर रहते हैं, तो वहाँ पर हमारी गलियाँ होती हैं, सड़कें, लाइट का जो बंदोबस्त होगा वो जो एक सेक्टर एरिया के अंतर्गत आता है उसके जैसा नहीं होता, क्योंकि जो शहर का पोश एरिया है, सेक्टर एरिया है, वहाँ पर सड़कें ज़्यादा चौड़ी होंगी, अच्छे से बनी हुई होंगी, पानी की, बिजली की सुविधा अच्छी होगी, तो सेक्टर के अंदर जो रेट्स होंगे किराए के या जो टैक्स वगैरह लगता है वो भी वहाँ पर अलग होगा, विशेष होगा। तो सेक्टर के अंदर अलग किराया या ज़्यादा किराया क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर विशेष सुविधाएं हैं, वहाँ पर पानी की सुविधा लोकल कॉलोनी की बजाय ज़्यादा अच्छी है, वहाँ पर बिजली की सुविधा ज़्यादा अच्छी है, वहाँ का एरिया ज़्यादा खुला है, रोड जो है वो खुले हैं, अच्छे से बने हुए हैं। तो ये विशेष सुविधाओं के कारण सरकार जो विशेष वसूली करती है वो किसके अंतर्गत आएगी? विशेष अंकन के अंतर्गत आएगी। तो इस प्रकार जो विशेष अंकन से जो आय प्राप्त होगी सरकार को, वो किसके अंतर्गत आएगी? करों के अलावा जो प्राप्ति है, और वो क्या है? हमारी राजस्व प्राप्तियां हैं। तो हमने देखा फीस, लाइसेंस, परमिट, एस-चीट और विशेष अंकन। इसके अलावा आगे जुर्माना, जब्ती। तो जुर्माना और जब्ती आप सभी आसानी से समझते हैं कि जिनके द्वारा कानून को जो तोड़ते हैं या सरकार जिनको दंडित करती है, जिनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है, तो वहाँ से जो आय प्राप्त होगी वो, और जो दूसरे हमारे देश हैं उनसे सरकार को उपहार के रूप में या अनुदान के रूप में जो भी प्राप्त होता है वो सभी किसके अंतर्गत आएगा? करेतर आय के अंतर्गत आएगा। और करेतर आय किसके अंतर्गत आती है? राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार हमने बजट प्राप्तियों की, राजस्व प्राप्तियों को विस्तार से पढ़ा। राजस्व प्राप्तियां जिसके अंतर्गत दो चीजें आएंगी, एक करों से प्राप्त आय, दूसरी करों के अलावा प्राप्त आय।
और करों के अलावा हमने 6 चीजें पढ़ी जहां से सरकार को आय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा बजट प्राप्ति का अब दूसरा हमारा तत्व है पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति जैसे हमने राजस्व प्राप्तियों के अंदर पढ़ा कि इनके प्रति सरकार की कोई देयता नहीं बनती और इनसे सरकार की किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति में भी कोई कमी नहीं आती। पूंजीगत प्राप्तियां इसके ठीक विपरीत हैं। तो इससे क्या होगा, पूंजीगत प्राप्तियों से सरकार की देयता भी बनेगी। तो यहाँ पर देयता उत्पन्न होगी। हम कह सकते हैं कि इनसे सरकार की देयता उत्पन्न होगी। वहां पर जो राजस्व प्राप्तियां थी उनसे तो सरकार की कोई देयता उत्पन्न नहीं हुई थी, क्योंकि सरकार ने टैक्स लिए तो टैक्स के बदले में सरकार को कुछ नहीं देना, लेकिन यहाँ पर सरकार की देयता बनेगी। दूसरी चीज, परिसंपत्तियों के अंतर्गत भी कमी आएगी। जो सरकार की परिसंपत्तियां हैं उन परिसंपत्तियों में भी कमी आएगी, जबकि जो राजस्व प्राप्तियां थी उनके अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। तो परिसंपत्तियों में कमी आएगी। तो पूंजीगत प्राप्तियां कौन सी हुई हमारी? पूंजीगत प्राप्तियां वो प्राप्तियां हुई जिनके प्रति सरकार की देयता भी उत्पन्न होगी और जिनसे सरकार की परिसंपत्तियों में कमी भी आएगी। राजस्व प्राप्तियां इसके ठीक उलट थी। राजस्व प्राप्तियों से कोई देयता उत्पन्न नहीं हुई और ना ही परिसंपत्तियों में कोई कमी आई। तो पूंजीगत प्राप्तियां ऐसी कौन सी हैं जिनसे सरकार की देयता उत्पन्न होगी और उसे क्या होगा, परिसंपत्तियों में भी कमी आएगी। तो इसके अंतर्गत कौन सी चीजें आती हैं? देयता भी उत्पन्न हो और परिसंपत्तियों में भी कमी हो। तो इसके अंतर्गत आएगी जैसे ऋण जो होते हैं, या हम कह सकते हैं उधार, और इसके अलावा कुछ अन्य के अंतर्गत हम कह सकते हैं विनिवेश। ये जो चीजें हैं इनसे जो सरकार को आय प्राप्त होगी वो पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आएगी और उनके प्रति सरकार की देयता भी बनेगी और परिसंपत्तियों में कमी भी आएगी। कैसे? जब सरकार ऋण लेती है, किसी दूसरे देश से ऋण लेती है तो उस ऋण को चुकाना भी होता है। तो इस प्रकार क्या हुई, सरकार की देयता बनी। ठीक ऐसे ही हम किसी से उधार लेते हैं या ऋण लेते हैं, एक ही बात है, तो उसके प्रति क्या बनी, सरकार की देयता बनी। और जब हम उस उधार को वापस करते हैं, देते हैं, तो इससे हमारी परिसंपत्तियों के अंदर भी कमी या वृद्धि होती है। तो ये जो हमारे ऋण, उधार और विनिवेश, ये किसके अंतर्गत आएंगे? पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आएंगे। विनिवेश क्या होता है? विनिवेश निवेश के विपरीत शब्द होता है। विनिवेश यानी कि जैसे जब जो हमारे सरकारी उद्यम है, सार्वजनिक उद्यम है, अगर हम उन सरकारी उद्यमों को किसी निजी उद्यमों के यहाँ उनके शेयर्स को बेच देते हैं तो उसे हम विनिवेश कहेंगे। तो विनिवेश के अंतर्गत जिसके ऊपर पहले सरकार का नियंत्रण था, अब वो हमने निजी उद्यमों को दे दिए, तो वहां पर किसका हो गया अब नियंत्रण? निजी उद्यमियों का। तो जब सरकार इस तरह से अपने सार्वजनिक उद्यमों को, निजी उद्यमों को बेचती है, उनके शेयर देती है, तो सरकार को आय प्राप्त होती है। तो इससे सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आएगी, क्योंकि सरकार ने अपने उद्यम निजी उद्यमों को बेच दिए हैं। और तो ये भी क्या हो गया, सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आई। तो इस प्रकार ऋण, उधार और विनिवेश, इनसे सरकार की देयता उत्पन्न होती है इनके प्रति और परिसंपत्तियों में कमी भी आती है। तो ये हमारे पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत गिने जाएंगे। तो बच्चों, हमने इस प्रकार बजट प्राप्तियों के बारे में विस्तार से पढ़ा, राजस्व प्राप्तियां पढ़ा जिसके अंतर्गत कर और करेतर प्राप्तियां, फिर हमने पूंजीगत प्राप्तियां पढ़ा जिसके अंतर्गत हम ऋण, उधार और विनिवेश को लेते हैं। ठीक ऐसे ही अब हम बजट व्यय के बारे में पढ़ेंगे। बजट व्यय यानी कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार जहां जहां पर खर्च करती है उस खर्च का अनुमान क्या कहलाएगा? हमारा बजट व्यय।